जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन आर नेक्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। सो यहाँ पर 10 एरियाज़ को हम कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर भी। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिएगा। और लास्ट टाइम के जो हाईएस्ट स्कोरर थे तो यतीन ने 5 का स्कोर किया था, जो कि एक अच्छा स्कोर है। धीरे धीरे इंप्रूव डेफिनेटली हो जाएगा ही। और यहाँ पर फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0 नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। सो जल्दी से 10 एरियाज़ को कवर करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारा जो है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक ओएस प्लेटफॉर्म। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई हैं इस प्लेटफॉर्म को लेकर, और ये भी पूछा गया कि बताइए करेक्ट क्या है। एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, करेक्ट पूछा जाता है या इनकरेक्ट पूछा जाता है, बिकॉज दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ अ वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म अंडर द दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के अंदर आती है। ये एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर मैनेजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसा कुछ है? इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पे मंत्रालय का नाम भी दिया गया है। सोचिए इसके बारे में, 10 सेकंड्स आपके पास है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आंसर करिएगा। चलिए, लोक ओएस जो है इसे नेशन वाइड स्केल अप किया जा रहा है, लेकर आया जा रहा है, और ये लार्ज स्केल डिजिटल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। किसके डिजिटल इंटीग्रेशन के अंदर? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हुआ, उसमें भी ये हेल्प करने वाला है, और ये DAY NRLM के अंडर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन। किस चीज़ के लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। जैसे भी बताया, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक डिजिटल, आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में हेल्प करेगा, इवन क्लस्टर लेवल फेडरेशंस जो होती है और उनके मेंबर्स जो होते हैं उनको भी मैनेज करने में ये हेल्प करने वाला है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे इंप्लीमेंट कर रही है, पंचायती राज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, CBO मेंबर्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिजिटलाइज्ड तरीके से मैनेज किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड्स 7th एडिशन इसका रिसेंटली लेकर आया गया, और ये किस मंत्रालय के द्वारा लेकर आया जाता है? इंस्टीट्यूट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या पंचायती राज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करिएगा या 10 सेकंड्स लीजिएगा, सोचिएगा। हाल ही में 7th जो एडिशन था नेशनल वाटर अवार्ड का, इसे लॉन्च किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के ऊपर, और ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के ऊपर जो ये नेशनल वाटर अवार्ड है, 7th जो एडिशन या संस्करण है, ये जो 7th संस्करण है, इसमें जो अवार्ड्स दिए गए हैं किस पोर्टल पे बेसिकली लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलो, ये तो हमने देख लिया कि ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये तो आपका किसके अंडर आ जाता है? अवार्ड्स जो है वो इंस्टीट्यूट करे गए थे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन के द्वारा, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला इसका एडिशन जो था 2018 में आया था, और ये इसका 7th एडिशन चल रहा है। लेकिन जो ये आपका राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, ये किसका है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो बेसिकली जो आप कह सकते हैं अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये लोगों को सेंसिटाइज करने में भी हेल्प करते हैं, वाटर की अंडरस्टैंडिंग की, वाटर इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए भी ज़रूरी रहते हैं, और बेस्ट वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस जो हैं उसको भी ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं अवेयरनेस के लिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लेकर आई जाती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और आपने देखा था गंगा रेजुविनेशन की बात भी हमने वहाँ पर करी थी। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इस बार स्टेटमेंट जो है वो किसको लेकर है? बोरजूली वेटलैंड को लेकर है, और इस पे 3 स्टेटमेंट से पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट है ये आसाम में लोकेट करती है, और इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। ये जो है ये वाइल्ड राइस ओरेजा रूफी पोगोन को हार्बर करती है, प्रोटेक्ट करके यहाँ पे रखती है, और प्रोजेनेटर ऑफ कल्टिवेटेड राइस ओरेजा सतीवा और सटाइवा। तो ओरिजिनेशन कहाँ से होता है उसके बारे में भी बताया। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पे जो BHS की बात करी है उसको लेकर ही यहाँ पर बताया गया कि ये किसके अंडर आता है। अब असम से न्यूज़ आई है। असम की बुरजोली वेटलैंड जो है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वैसे ही सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये डिक्लेयर हुई थी एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी,
ठीक है, आसाम में लोकेट करती है और BHS इसे कहा गया है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। वाइल्ड राइस कंजर्वेशन के लिए बेसिकली इसका आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटस है वो दिया गया है। सो नोटिफाइड एज अ BHS फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड राइस कंजर्वेशन। हार्बर जो करती है ओर्जिया रूफीपोगोन को, दैट इज ऑल्सो राइट। प्रोजेनेटर जो यहाँ पे बताया वो भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली जो टाइप है इसकी, उसकी वजह से पेस्ट और डिसीज़ रेजिस्टेंट होती है, फ्लड और सैलिनिटी टॉलरेंट होती है। तो पेस्ट का भी डिसीज़ का भी इस राइस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लड आ जाता है, सैलिनिटी ज़्यादा हो जाती है पानी में, उसको लेकर भी टॉलरेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। BHS जो नोटिफाइड किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। दिस इज नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंटर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रादर इट इज बाय द स्टेट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे असम की लोकेशन थी, यहाँ पर ग्राफिकली थोड़ा सा बता रखा है। चलते हैं यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विद रेफरेंस टू रेडियो टेलीमेट्री यूज्ड इन वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करने के लिए टेलीमेट्री, रेडियो टेलीमेट्री का यूज़ किया जाता है। आपने पुराने टाइम में डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर इस तरीके के देखा होगा कि कुछ रेडियो कॉलर्स जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ को पहनाए जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेजर लिमिटेशन कंपेयर टू द GPS सेटेलाइट ट्रैकिंग। GPS की तुलना करी जा रही है इसमें रेडियो टेलीमेट्री की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आप इसे मान सकते हैं। सो यहाँ पर इट कैन नॉट बी अटैच टू बर्ड्स, बर्ड से अटैच नहीं कर सकते हैं इसको। रिसर्चर्स मस्ट रिमेन विद इन द ट्रांसमीटर सिग्नल रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज में आपको रहना होता है। इट कैन बी यूज ओनली ड्यूरिंग द नाइट, सिर्फ रात को ही यूज़ कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी पावर सोर्स, इसमें पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये अलग कैसे है, ठीक है। तो रेडियो टेलीमेट्री डेटा रिपीटेडली हेल्प करता है प्रोटेक्ट अ रेडियो टैग वाइट रम्ड वल्चर। न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडियो टेलीमेट्री डेटा था इसकी वजह से हम प्रोटेक्ट कर पाए और हेल्प कर पाए एक पर्टिकुलर वल्चर की, और लेटर इट गॉट किल्ड इन ए पावर लाइन कोल्यूशन। तो ये तो समझ में आया कि अगर किसी वल्चर की हेल्प करे तो बर्ड्स में कहीं ना कहीं इसे यूज़ किया जा सकता होगा। अब GPS सेटेलाइट ट्रैकिंग की तुलना में अगर हम इसकी बात करते हैं, रेडियो टेलीमेट्री की बात करते हैं, इसमें रिसर्चर्स उनको एक स्पेसिफिक रेंज में रहना पड़ता है। क्योंकि GPS में तो क्या है, आपने GPS ट्रैकिंग लगा दी और आजकल भी जो GPS को लेकर डिवाइसेस रहते हैं, आपको पता है आप इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप उस डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेडियो टेलीमेट्री में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, कॉलर हो सकता है, विंग टैग हो सकता है, एंटीना होता है और रिसीवर होता है, इसलिए इसकी रेंज कम होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग एंटीना लेके, जैसे मान लीजिए किसी दलदल वाले एरिया में है और वहाँ पर मान लीजिए एनाकोंडा को ढूंढ रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एंटीना लेके जाते थे और बीप्स उसमें से निकलती थी, और बीप जितनी साउंड जितनी ज़्यादा होती जाती थी, पता चलता था कि आप कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक जो भी क्रिएचर है उसके पास आ चुके हैं। जितना उससे दूर जाते थे वो बीप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी और उसकी आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस भी कम होती चली जाती थी। तो यहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं लिमिटेशन है वो है रिसर्चर को कहीं ना कहीं पास में ही रहना पड़ता है उस ट्रांसमीटर्स सिग्नल रेंज के। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमीटर होता है एंटीना एंड रिसीवर, ऑडिबल बीप्स आपको सुनाई देती है, जितना पास जाएंगे उतनी ये बीप लाउड होती चली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। रिसेंटली न्यूज़ में था, आपको बताना है इस SIF को लेकर करेक्ट क्या है। इंट्रोड्यूस किया है, सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, डिज़ाइन किया गया है ताकि एक गैप को ब्रिज किया जा सके जो म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में आज एग्जिस्ट करता है। SIF जो है दे कैन बी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल बेस्ड। मे बी सोचिए इसके बारे में कितना आपको समझ में आया, फिर देखेंगे। वैसे न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सेबी ने नया SIF स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसे लॉन्च किया है, और ये जो है 13,814 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और इसे कहा जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM कई बार इसे कहा जाता है शॉर्ट में। SIF जो है दे आर द न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफ सेबी। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें, ब्रिज करते हैं गैप को किस किस के बीच में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच में जो हाई टिकट के रहते हैं, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड जिसमें कम पैसा भी लगाया जा सकता है। तो एक जगह पे कम पैसा है, एक जगह बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो बीच का जो गैप है ना वो SIF के द्वारा ब्रिज किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि एक मान लीजिए मिडिल क्लास है और एक अपर क्लास है, ये बीच में जो अपर मिडिल क्लास है या लोअर अपर क्लास है, इनके लिए एक प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब SIF की जब बात करते हैं तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल बेस्ड ये हो सकते हैं। वैसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा वे बैक इन 1996, तो लगभग आप कह सकते हैं कि
30 साल हो चुके हैं जब इसे लेकर आया गया था, और तब वैसे बात करी जाए मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अभी है वो है 10 लाख रुपए की पर इन्वेस्टर पर एएमसी। तभी कहा गया कि बीच का जो ग्रुप होता है, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफकोर्स इससे कम अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज होती है कि इसमें जो भी व्यक्ति पैसा ले रहा है वो कहाँ कहाँ लगाएगा, वो इक्विटी में लगाएगा, डेट में लगाएगा, हाइब्रिड लॉन्ग टर्म में लगाएगा, इस तरीके की चीज़ों में पैसे को लगाया जाता है। और क्योंकि टिकट साइज़ ज़्यादा है इस वजह से इवेंचुअली 13,814 करोड़ रुपए यहाँ पर इकट्ठे किए जा चुके हैं। तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये ध्यान रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड थ्रू एसआईएफ, तो ये क्या हो जाएगा 10 लाख। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लो टिकट है, बहुत कम से कम अमाउंट भी लगाया जा सकता है। पीएमएस की बात करते हैं, हाई टिकट है, 50 लाख प्लस यहाँ पे लगाया जाता है। तो जो अल्ट्रा रिच है या एचएनआई जो होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो डेफिनेटली इसमें जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्पीसीज को लेकर, साइटोप्सिस इंडिका को लेकर। गिवन द कॉमन नेम किसका है, इंडियन डाउरी, एंड रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय सीएमएफआरआई ऑफ द केरला कोस्ट। एक नया स्पीसीज है, और कौन सा स्पीसीज है इसको पूछा है। क्या ये कोई फ्रेश वाटर टर्टल है, कोरल है, डीप सी फिश है, या फिर मरीन एल्जी है। सो सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा सीएमएफआरआई है, सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर लोकेट करता है, कोची, केरला कोस्ट लिखा है वैसे यहाँ पे कोची। दे बेसिकली डिस्कवर द न्यू डीप सी फिश, साइटोप्सिस इंडिका नाम है, इंडियन डोरी, इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। और डीप सी फिश है, और वैसे कहा जाए तो कुछ 300 से 500 फीट की गहराई पे ये रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे हो जाएगा सी। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नमेरी टाइगर रिजर्व। रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसको लेकर 3 स्टेटमेंट पूछिए। न्यूज़ में क्यों था वो भी हम देखेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, मे बी। नेक्स्ट, इट शेयर्स इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री विद पाके टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश, ड्रेन्ड मेनली बाय द कोसी रिवर। पानी कहाँ से आता है, कोसी से आता है। सो टाइगर की बात करते हैं यहाँ पर, तो टाइगर नंबर्स एट 344 स्क्वायर किलोमीटर नमेरी टाइगर रिजर्व। यहाँ पर जो नंबर है वो पिछले 3 सालों में क्वाड्रुपल हो चुका है, तो नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, इस वजह से ये एरिया न्यूज़ में था। लोकेट कहाँ करता है, अगर हम बात करें नमेरी की, सो इट इज़ लोकेटेड इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, आसाम। पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करते हैं तो ऊपर पाके, अरुणाचल प्रदेश, वो दिखाई देगा आपको। और यहाँ पर ड्रेन्ड जो किया जाता है वो यहाँ पर जो कोसी रिवर है वो नहीं है, दिस इज जिया भोरोली। ठीक है, ये रिवर है, ठीक है, और इसी की ट्रिब्यूटरीज है, कोसी रिवर नहीं है। और नामेरी नेशनल पार्क भी इसमें से कार्व करके निकाला गया है। सोनई रुपई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसमें से निकाली गई है, एंड 2 रिजर्व फॉरेस्ट भी यहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू न्यूजीलैंड रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स कैपिटल सिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियल विजिट कर रहे हैं। जब यहाँ पे विजिट करके वापस आएंगे तो और भी नई नई चीज़ें हमें पता चलेंगी न्यूजीलैंड के बारे में। अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं, लेके जाइए कि इसमें क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर है वेलिंगटन। ऑकलैंड लार्जेस्ट सिटी है, ध्यान रखिएगा। यूजुअली लोगों को लग सकता है कि ऑकलैंड होगा, बट दैट इज़ द लार्जेस्ट सिटी। करेक्ट आंसर इज वेलिंगटन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9th क्वेश्चन, विद कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डीएसआर, डायरेक्ट सीडेड राइस को लेकर पूछा गया। बताइए करेक्ट क्या है। पहला है, राइस सीड्स जो है उन्हें डायरेक्टली सो किया जाता है इन द फील्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग नर्सरी ग्रोन सीडलिंग्स। इस टेक्निक के अंदर मे बी इट रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूस फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स, पानी लगातार उसको देना पड़ता है फील्ड्स को, ज़्यादा पानी यूज़ होता है ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में। डीएसआर की बात करी जा रही है। इट्स सूटेबल फॉर मीडियम टेक्सचर्ड टू हैवी टेक्सचर्ड सोइल। किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो वैसे अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, अगर कोई नया मेथड आएगा वो पहले से बेहतर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें पानी ज़्यादा लग रहा है, रादर ऐसे मेथड्स ढूंढे जाते हैं धीरे धीरे जिससे कि पानी कम लगे और कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सेकंड स्टेटमेंट तो गलत होनी चाहिए अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस की बात करते हैं। और बाकी अगर आपको चीज़ें नहीं भी पता है तो इसके बेसिस पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी, इसको एलिमिनेट करके सीधा करेक्ट आंसर बी पर पहुँच सकते थे। ठीक है, मींस बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, जो कि ठीक भी है। ये बेसिकली डीएसआर के अंदर राइस सीड्स जो उनको डायरेक्टली सो किया जाता है, और बेसिकली पहले जो ट्रांसप्लांटेशन वाली स्ट्रैटेजी थी उसको रिप्लेस किया गया है, और कहा जाता है कि इसमें 50% पानी आपका कम लगता है। ठीक है, कम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। हालांकि जो मिट्टी की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बता रखी है किस तरीके की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेबर भी बचता है, टाइम भी बचता है, पानी भी बचता है। यहाँ पे मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जिसकी वजह से है वो भी यहाँ पर आपका कम हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं।
सो यहाँ पे जो सॉइल सूट करती है, मीथेन कम होती है और लेबर कॉस्ट कम होती है, विमेन फार्मर्स को भी ये हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन अब हमारा एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से समझते हैं इस पूरी केस स्टडी को। यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वेटलैंड है आपके डिस्ट्रिक्ट पे और यहाँ पर दिस इज होम टू अ रेयर वाइल्ड राइस वेराइटी, इस प्रपोज फॉर डिक्लेरेशन एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब इसको BHS बना रहे हैं। Politically influential group pressure you to exclude part of the wetland, so a commercial project proposing or promising local jobs can proceed, though it would destroy the rare rice habitat। तो यहाँ पर कुछ प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है कि इसका कुछ हिस्सा, मान लीजिए इतने हिस्से को BHS के अंडर लेकर आना है, कह रहे हैं कि इतने हिस्से को आप BHS के अंडर मत लेकर आइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, जो रेयर राइस हैबिटेट है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपको बताना है। पहला है क्वाइटली एक्सक्लूड द एरिया, बात मान लो यहाँ पे चुपचाप इस एरिया को अब क्या करो, एक्सक्लूड कर दो, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, लोकल गुडविल भी गेन हो जाएगी और हो सकता है आगे आपको जॉब्स भी यहाँ पर आप क्रिएट कर पाएँ। अप्रूव द फुल कमर्शियल प्रोजेक्ट, कहो कि नहीं थोड़ा बहुत नहीं, आपका पूरा जितना भी प्रोजेक्ट आप मांग रहे हैं हम फुल्ली अप्रूव करेंगे और इस बिना पे आप कर रहे हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है कि आप यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, लेके आओ और जॉब्स पैदा करो, तो पूरा प्रोजेक्ट आपका जो है हम अप्रूव करेंगे। तीसरा है uphold the BHS proposal in full, transparently explain its logical, ecological and legal value and explore alternative livelihood option, कि जितना एरिया जो है वो BHS के अंदर मांगा जा रहा है, BHS क्या है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के लिए मांगा जा रहा है, वो दे दो, लेकिन कोई और एरिया जो होगा उसको यूज़ करो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए। पोस्टपोन द डिसीजन इंडेफिनेटली टू अवॉइड डिस्प्लीजिंग ईदर साइड, इस पे फाइल पे बैठ जाओ। जो यूजुअली हमें सुनने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, हालांकि वो सच नहीं है, बट यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर हो सकते हैं जिसमें वो फाइल पे बैठ जा रहे हैं और डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं कि एक बार हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफिसर आके देखेगा कि करना क्या है। तो ये तो है यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फाइल पे बैठ गए, आपको वहाँ पर मुश्किल डिसीजंस लेने के लिए भेजा गया है। तो यहाँ पर व्हेन अ डिफिकल्ट डिसीजन नीड्स टू बी टेकन, मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखो जॉब्स भी बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी भी है और कहीं ना कहीं हमें दोनों को बैलेंस करके ही चलना है। तो ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा, ठीक है, जो आपका C रिस्पॉन्स है। अगर हम यहाँ पर A और B को देखें, कुछ कुछ मिलते जुलते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर जॉब्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर बैलेंस्ड आंसर अगर आपको देखना है तो आपको C में मिलेगा, जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि हम अपनी इकोलॉजी को भी बचाएंगे और जहाँ पर हम देखेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जा सकती है वहाँ पर किसी दूसरे एरिया में क्रिएट करने की भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, बैलेंस करते हुए यहाँ पर चलना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अपने मार्क्स कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद।